Dear aspirants, welcome to all. By solving some important questions, today we are going to discuss or cover the whole topic of gestational diabetes mellitus. ठीक है? Diabetes mellitus in pregnancy. In that, we are going to solve this first question. See here, the most specific congenital anomaly associated with pre-gestational diabetes. Option A, anencephaly. B, total regression syndrome. C, tetralogy of Barrett. And option D is a ventricular septum defect. See here, most specific congenital anomaly. इधर आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में पूछ रहा है मोस्ट स्पेसिफिक congenital anomaly और associated with pre-gestational diabetes mellitus. What is mean by pre-gestational diabetes mellitus? ठीक है, इधर देखो, this is a overt diabetes mellitus and this is a gestational diabetes mellitus. दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है दोनों में. overt diabetes mellitus मतलब diabetes mellitus present before the pregnancy, and it is higher risk of congenital anomaly. ठीक है, और gestational diabetes mellitus का मतलब यह है hyperglycemia in late pregnancy. दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो इधर, डायबिटीज mellitus बिफोर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज mellitus प्रेजेंट है, बाद में ये वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है. ठीक है, ऐसे कंडीशन में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्री जेस्टेशन. जो क्वेश्चन में पूछा है ना, ये है. ठीक है, प्री जेस्टेशन इधर पूछा हुआ है ना, दिस इज अ प्री जेस्टेशन. इधर कंजेनाइटल अनोमली का रिस्क ज्यादा, उसमें से मोस्ट स्पेसिफिक कंजेनाइटल अनोमली कौन सा? ठीक है, इधर होगा आंसर, आपका आंसर इधर होगा, दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक कंजेनाइटल अनोमली एसोसिएटेड विद ओवर्ट डायबिटीज mellitus और प्री जेस्टेशनल डायबिटीज इज काउडल रिग्रेशन सिंड्रोम. ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए. ओवर्ट डायबिटीज में पहले महिला को डायबिटीज था, बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी, और इसमें कंजेनाइटल अनोमली का रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा. जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus, इसको नाम इसीलिए लिया गया है, पहले फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और लेटर प्रेगनेंसी में हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा. ठीक है, ये जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट हाइपरग्लाइसेमिया इन प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद. लेट हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ये है हाइपरग्लाइसेमिया इन लेट प्रेगनेंसी, दैट इज अ जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus के बारे में ये क्वेश्चन है. लेट हाइपरग्लाइसेमिया इन प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए मैक्रोसोमिया, ऑप्शन बी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी पोस्ट मैच्योरिटी, एंड ऑप्शन डी इज कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन. ऑप्शन डी कट कर देना, क्योंकि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन आर ओनली एसोसिएटेड विद ओवर्ट डायबिटीज mellitus और प्री जेस्टेशन डायबिटीज. ठीक है, अभी जीडीएम का पूछ रहा है, मतलब ये होगा मैक्रोसोमिया. ठीक है, मैक्रोसोमिया इज एसोसिएटेड विद लेट हाइपरग्लाइसेमिया इन प्रेगनेंसी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, caudal regression syndrome is seen in babies of mother having option A diabetes, pregnancy induced hypertension, option C cardiac diseases, and option D is anemia. अभी हमने डिस्कशन किया था caudal regression syndrome कहाँ मिलेगा? ये caudal regression syndrome मिलेगा overt diabetes mellitus. इसको हम क्या बोले थे? मोस्ट स्पेसिफिक congenital anomaly. ठीक है, दैट इज अ caudal regression syndrome. ये कहाँ मिलेगा? डायबिटीज mellitus. ठीक है, चलो ये होगा caudal regression syndrome. skeletal deformity of sacral bone. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? बेस्ट टेस्ट फॉर fetal maturity in diabetic mother. very important question है. Best test for fetal maturity in diabetic mother is option A lecithin and sphingomyelin ratio,
एंड ऑप्शन बी इज लेसिथिन और सेपालिक रेशो, ऑप्शन सी इज फास्फेटिडिल फोलिन, और ऑप्शन डी इज फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलो थोड़ा सा इधर डिफरेंशिएट कर लेते हैं कौन सा टाइप है डायबिटीज मेलिटस का, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज कब बोलेंगे और टाइप 2 डायबिटीज का मतलब क्या है और जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब क्या है, थोड़ा सा इधर डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमको पूरा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस इधर आज डिस्कशन करना है, ठीक है। और डायबिटीज मेलिटस इन प्रेगनेंसी को देखना है, उससे पहले तीनों का मीनिंग पता होना है, ठीक है। सी हियर व्हाट इज मीन बाय टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। हियर देयर इज नो इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन सिक्रीशन नहीं रहेगा, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन द टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। इसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नो इंसुलिन सिक्रीशन और नो इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है मतलब इसको हम बोलेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इधर ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा हमारा इंसुलिन, इंसुलिन बाद से इंसुलिन देना होगा क्योंकि बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। दिस इज द टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। ये चिल्ड्रंस में दिखेगा इसीलिए हमने बोला इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। एब्सोल्यूट इंसुलिन प्रोडक्शन, नो एब्सोल्यूट इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का मतलब यह है इंसुलिन डेफिशिएंसी इज रेयर। डेफिशिएंसी मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन तो हो रहा है बॉडी में, सिर्फ डेफिशिएंसी है मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी में हो रहा है और सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे बोलेंगे टाइप 2 को, टाइप 2 बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन हो रहा है और बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। और सफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन है, उसका अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है बॉडी में, इसको भी हम बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। इधर हमको क्या करना है, बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है ना उसको हटाना होगा, ठीक है। हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज करेंगे, ठीक है। इधर देखो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस मतलब ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोन्स प्रेजेंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तीन हार्मोन है, वन इज hormone, placental lactogen, and estrogen and progesterone. These three hormones are insulin resistant hormone, or it is three hormones actions are anti-insulin actions, ठीक है। चलो जो ये तीन हार्मोन है ना ये अगेंस्ट द इंसुलिन काम करेगा, नहीं तो ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये तीनों हार्मोन से, ठीक है। ये तीनों का मतलब समझ में आ गया। चलो अब हमारा टॉपिक आ गया प्रेगनेंसी इज ए डायबिटिक स्टेट बिकॉज ऑफ, ठीक है। हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया। इधर क्या लिखेंगे अपन, इधर पहले लिखेंगे डायबिटीज मेलिटस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखो क्या है, प्रेगनेंसी इज ए डायबेटोजेनिक स्टेट बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेकंड इज इंक्रीज्ड लिपोलाइसिस एंड थर्ड इज अल्टर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज फॉर diabetes mellitus in pregnancy is a insulin resistance. See here, first one is a insulin resistance. कौन सा हार्मोन है, the hormone which is responsible for insulin resistance is most commonly that is a HPA, human placental lactogen. ये कहां से प्रोडक्शन होगा, ये प्रोडक्शन होगा प्लासेंटा से, ठीक है। ये हार्मोन क्या करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप करेगा, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज में बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन तो बिल्कुल ठीक हो रहा है और रेजिस्टेंस पैदा हो गया। क्या हो गया, अभी एक एग्जांपल ले लो, ये सेल है, सेल का ऊपर ये सब इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स है, ठीक है। जो ये इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स है ना इसका एक्टिविटी डिक्रीज, डिक्रीज द एक्टिविटी, इधर लाइन लिखो, डिक्रीज द
एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स। जो ये रिसेप्टर्स है ना, इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स, कहाँ है ये सेल है, सेल का ऊपर इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स है। वन इज ईस्ट्रोजन, सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरोन, थर्ड वन इज वुमेन प्लासेंटल लैक्टोजन। ये तीन हार्मोन है ना, ये तीन हार्मोन क्या करेगा, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर, इसका एक्टिविटी कम करेगा। ठीक है, अगर इसका एक्टिविटी कम होगा ना, ये इंसुलिन आके इसका ऊपर नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर इंसुलिन इसका ऊपर नहीं बैठेगा ना, तो इंसुलिन फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इधर क्या हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचपीएल। मोस्ट कॉमन हार्मोन पूछेगा ना, तब बोलना है एचपीएल इज ए मोस्ट कॉमन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द बॉडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ cortisol, estrogen, progesterone and increase destruction of insulin by the kidney and placenta। ठीक है, वही बोल रहा था मैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचपीएल, कॉर्टिजोल से क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या 44 बॉडी में 44% ऑफ इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर का एक्टिविटी कम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थ्री हार्मोन्स। ठीक है, चलो सेकेंड लाइन क्या है देखो, increased lipolysis and altered gluconeogenesis। This is the definition of diabetes in the pregnancy or gestational diabetes। इंसिडेंस देखो, देखो नेक्स्ट लाइन देखो, इंसिडेंस क्या रहेगी, इंसिडेंस है मोस्ट कॉमनली gestational diabetes, after that type 1 diabetes mellitus and last is a type 2 diabetes mellitus in a pregnancy। प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज दैट इज द जेस्टेशनल डायबिटीज, इधर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो हाई रिस्क ग्रुप देखो, इधर रिस्क देखो डायबिटीज मेलाइटस का प्रेगनेंसी में, हाई रिस्क ग्रुप कौन सा रिस्क रहेगा, फर्स्ट वन इज एल्डरली, एज मोर देन 35 ईयर्स और बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर 3 रिस्क फैक्टर क्या है, नंबर 3 प्रीवियस अनएक्सप्लेन्ड फीटल डिमाइस, 4 देखो प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबी और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, पास्ट हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एंड रिपीटेड इन्फेक्शंस स्पेशली कैंडिडियासिस, प्रीवियस anomalous baby and last risk is obesity। these are the risk of gestational diabetes mellitus। ठीक है, चलो इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन द प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज है, अगर डायबिटीज है तो मैटरनल इफेक्ट्स कौन सा रहेगा। ठीक है, देखो इधर इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री एक्लाम्सिया, पॉलीहाइड्रोमियस एंड प्रीटर्म लिवर, और क्या रहेगा, हाई रिस्क ऑफ इंफेक्शन, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड ऑपरेटिव डिलीवरीज। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में अगर बेबी मोर देन 4.5 केजी रहेगा ना, हम क्या है ऑपरेटिव डिलीवरी चूज करते हैं, दैट इज अ सीजरियन सेक्शन। ठीक है, फीटल इफेक्ट्स क्या रहेगा, अगर कोई महिला को डायबिटीज मेलाइटस है और वो प्रेग्नेंट हुई है, उसका फीटल इफेक्ट्स क्या क्या रहेगा, रिकरेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस, कंजेनाइटल अनोमलीज, मैं बोलता हूं कौन सा कंजेनाइटल अनोमलीज रहेगा, सडन इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ एट टर्म, मैक्रोजोमिया, मैंने बोला था ना अगर फीटस मोर देन 4.5 केजी रहेगा ना, उसको बोलेंगे मैक्रोजोमिया, इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया अपन ने पहले। ठीक है, और शोल्डर डिस्टोसिया। ठीक है, चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। विच फीटल कॉम्प्लिकेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद जीबीएम। ठीक है, हमने 2 टाइप्स डायबिटीज मेलिटस को डिस्कशन किए थे, पहले कौन सा, ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस एंड सेकंड वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस का मतलब यह है प्रेग्नेंट पहले से, सॉरी महिला पहले से ही हाइपरग्लाइसेमिक थी, बाद में प्रेग्नेंट हुई थी। ठीक है, मतलब डायबिटीज मेलिटस पहले से ही था वो महिला को, अभी वो प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओवर डायबिटीज मेलाइटस। और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस ये होता है पहले से ही उसको डायबिटीज मेलाइटस कुछ नहीं था, प्रेग्नेंट हो गई, बाद में डायबिटीज मेलाइटस आ गया, इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। ओवर डायबिटीज मेलाइटस में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का रिस्क ज्यादा था और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, और
इसीलिए इधर फीटल मालफॉर्मेशन नहीं पूछा, इधर पूछा हुआ है विच फीटल कॉम्प्लिकेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ऑप्शन ए दो बर्थ वेट्स, बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ऑप्शन सी मैक्रोजोमिया, डी इज कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो बिल्कुल जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में नहीं रहेगा, जो रहेगा वो ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस में रहेगा। ठीक है, इधर क्या पूछा हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस मतलब फीटल कॉम्प्लिकेशंस, डिलीवरी होने के बाद में आपको बच्चा कैसे रहेगा, डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मदर में। ठीक है, इधर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज अ मैक्रोजोमिया, बेबी मोर देन 4.5 केजी मिलेगा। ठीक है, इधर देखो नियोनेटल इफेक्ट्स क्या रहेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर हाइपरग्लाइसेमिया है। ठीक है, उसमें से पहले देखो हैलिन मेम्ब्रेन डिसीज और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम और जेनेटिक ट्रांसमिशन, एंड फोर इज हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपोकैल्सेमिया। ठीक है, शुगर लेवल इज लेस देन 35 mg पर डीएल रहेगा ना, इसको हम नियोनाटल हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। रेंज क्या रहेगा, नॉर्मल रेंज रहेगा 40 टू 60 mg पर डीएल, दिस इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ शुगर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन प्रेगनेंसी इज मैक्सिमम एट, इधर लिखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, maximum at 28th week of gestation, and second line is the ideal time to do the GTT glucose tolerance test is, कब करेंगे अपन 24 टू 28th वीक में करेंगे। ठीक है, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन इधर से आ जाएगा। और एक बार पढ़ो लाइन क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन प्रेगनेंसी इज मैक्सिमम एट 28th वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड आइडियल टाइम टू डू द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज 24 टू 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, क्यों यही ड्यूरेशन पे हम कर रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा 24th वीक से। ठीक है, पीक में रहेगा 28th वीक में। ठीक है, मैक्सिमम कब रहेगा 28th वीक में रहेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा 24th वीक से, इसीलिए हम 24th टू 28th वीक में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो diabetes management in pregnancy, in that first see here one step screening test adopted by WHO is, that is a Sullivan blood sugar screening test बोलेंगे, नहीं तो इसको ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये लगातार क्वेश्चन इधर से पूछा हुआ है, एक विच इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलाइटस इन द प्रेगनेंसी और विच इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। ये होगा हमारा ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट इन डायबिटीज। ठीक है, जो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है ना, इसमें क्या करेंगे हम, अगर वो महिला फास्टिंग है या नहीं है ये हमको नहीं देखना है, डायरेक्ट 50 ग्राम ग्लूकोज देना है, एग्जैक्ट 1 आवर बाद में प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक कर, if it is more than 140 mg per year means it indicate for the further testing to do the glucose tolerance test। सिर्फ ये स्क्रीनिंग टेस्ट था, इसमें हमने 50 ग्राम ग्लूकोज दे दिया है और एग्जैक्ट 1 आवर बाद में उसका शुगर चेक कर दिया। ठीक है, अगर लेस देन 140 आएगा ना, ठीक है, कुछ प्रोसीड नहीं होना है हमको, अगर मोर देन 140 mg पर डीएल होगा ना, हम कहां शिफ्ट होंगे, हम होंगे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में, टेस्ट करने के लिए अपन मूव हो जाएंगे, क्योंकि वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो इधर एक लाइन है ग्लाइकोसैलिडेट एचबी, HbA1c, ये क्या है HbA1c, ये 90 डेज फास्ट शुगर बताएंगे। ठीक है, बॉडी में जो 90 डेज फास्ट शुगर का हिस्ट्री है ना, ये ग्लाइकोसिलेटेड एचबी चेक करने से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे HbA1c। अगर ये लेस देन 6% रहेगा ना, मिनिमल रिस्क ऑफ अनोमलीज और एबॉर्शंस। अगर ये मोर देन 9% रहेगा ना, ओवर ग्लाइसेमिक कंट्रोल बोलेंगे और इंक्रीज रिस्क ऑफ एनोमलीज एज वेल एज एबॉर्शंस। ठीक है,
और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मेंशन किया हूं मैंने इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी, अगर हमने अभी ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किया है, अगर इसका लेवल मोर देन 140 आ गया, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट था। कंफर्मेटरी टेस्ट में मूव होना पड़ेगा हमको, दैट इज ओजीटीटी। ठीक है, कहाँ है ओजीटीटी? ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा हमारा ओजीटीटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एट व्हाट gestation एज इज अ रूटीन स्क्रीनिंग फॉर gestational डायबिटीज mellitus टिपिकली परफॉर्म। मतलब इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये है, जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus का कौन सा वीक में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा वीक में हम चेक करना है और टेस्ट करना है जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी उधर ऊपर एक लाइन मेंशन किया था, ग्लूकोज रेजिस्टेंस सॉरी इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा 24th वीक से, और पीक पे कब रहेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस? 28th वीक में रहेगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे 24th टू 28th वीक, ये ड्यूरेशन है, इसको सेलेक्ट करेंगे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन दोनों कहीं है क्या? है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। 24 टू 28th वीक इज ए बेस्ट टाइम टू डिटेक्ट द जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus, दैट इज द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, चलो क्या है इसका मीनिंग? इसमें हम ये टेस्ट में हम क्या करना है, फीमेल इज फास्टिंग फॉर 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स फास्टिंग रखना है फीमेल को, और 75 स्क्रीनिंग टेस्ट में 50 ग्राम अपन शुगर दे रहे थे। कंफर्मेटरी टेस्ट दैट इज द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसमें हम 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे। ठीक है, और 3 कंसेक्यूटिव वैल्यूज चेक करेंगे, उसका हिसाब से हम डायबिटीज mellitus है और ओवर्ट डायबिटीज है चेक करेंगे। ठीक है, WHO क्राइटेरिया विद 75 ग्राम ओजीटीटी टेस्ट। ठीक है, अगर 75 ग्राम शुगर दे दिया, 1 आवर में एक बार, 2 आवर में एक बार, और 3 आवर में एक बार शुगर चेक करेंगे। ठीक है, और सिर्फ हमारा वैल्यू स्पेसिफिकली देखना है 2 आवर का शुगर में। ठीक है, अगर आपने 75 ग्राम शुगर दे दिया, 2 आवर्स का बाद में शुगर चेक कर दिया, पहले वैल्यू आया मोर देन 200 mg पर डीएल, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ओवर्ट डायबिटीज mellitus। ठीक है, अगर 2 आवर्स का बाद में आपने शुगर चेक किया है और मोर देन 140 mg पर डीएल आया, मतलब ये है जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus। 2 आवर्स का बाद में अगर मोर देन 120 mg पर डीएल आएगा, तो तब हम बोलेंगे डिक्रीज ग्लूकोज सॉरी जेस्टेशनल ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, ये क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द 75 ग्राम OGTT, which of the following values indicates that gestational diabetes mellitus based on the WHO criteria? Option A, fasting glucose level is more than 92 mg per dl at 1 hour, sugar is more than 180 mg per dl. Option C is 2 hours, sugar level is more than 153 mg per dl, and option D is any one of the above. इधर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। चलो थोड़ा सा ये चार्ट देख लेना HbA1c के लिए। अगर डायबिटीज प्री डायबिटीज नॉर्मल, कैसे हम देखेंगे? लेस देन 6% रहेगा ना, ये नॉर्मल है। मोर देन 6.5% रहेगा ना, ये प्री डायबिटिक है। सॉरी, लेस देन 6.4% रहेगा ना, ये प्री डायबिटिक है, और मोर देन 6.5% है ना, ये क्या है? डायबिटिक है। देखो
6.5 से अब वो रहेगा ना, इसको डायबिटीज बोलेंगे, ठीक है। और फास्टिंग शुगर लेवल कितना है, मोर देन 160 रहेगा ना, इसको डायबिटीज बोलेंगे। अगर ओजीटीटी टेस्ट किया था ना, ये मोर देन 200 रहेगा ना, इसको डायरेक्ट हम ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला का वैल्यूज है ना, इसको देख के हम बता सकते हैं ये प्री डायबिटीज का वैल्यूज है, ठीक है। चलो, इधर एक नोट है, देखो इंपॉर्टेंट नोट है। इफ फास्टिंग, वही जो मैंने टेबल में एक्सप्लेन किया है ना, वही है। इफ फास्टिंग शुगर लेवल इज मोर देन 126 mg per dl और 2 hours sugar level is more than 200 mg per dl, it is diagnostic of overt diabetes mellitus, ठीक है। फास्टिंग शुगर लेवल कितना है, मोर देन 126 mg पर डीएल है, और 2 आवर्स का शुगर, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया था ना, उसमें से 2 आवर्स का शुगर लेवल है मोर देन 200 mg पर डीएल, और इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नोट, सेकंड नोट, random blood glucose level is more than 200 mg per dl with the symptoms, and if HbA1c is more than 6.5% in first trimester, it is also diagnosed as overt diabetes mellitus, ठीक है। ये दोनों overt diabetes mellitus का डेफिनेशन, ठीक है। चलो, थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी देख लेना है इधर। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा और ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मतलब ये है, प्री प्रेगनेंसी में हाइपरग्लाइसेमिया नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब डायबिटीज मेलिटस नहीं रहेगा, ठीक है। प्री प्रेगनेंसी स्टेट में महिला नॉर्मल रहेगी, हाइपरग्लाइसेमिया नहीं है, मतलब डायबिटीज मेलिटस नहीं है, ठीक है। इसको हम डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। प्री प्रेगनेंसी स्टेट में हाइपरग्लाइसेमिया नहीं है पेशेंट, ठीक है। और हाइपरग्लाइसेमिया कब से स्टार्ट होगा, हाइपरग्लाइसेमिया आफ्टर द 24th वीक्स फीमेल डेवलप्स हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। आफ्टर द 24th week female develops hyperglycemia due to resistance, insulin resistance, due to insulin resistance by the especially HPL, woman placental lactogen, ठीक है। चलो, इधर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो रहा था, प्री प्रेगनेंसी स्टेट में हाइपरग्लाइसेमिया नहीं था, और आफ्टर द 24th वीक हाइपरग्लाइसेमिया डेवलप हुआ ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में चांस ऑफ कंजेनाइटल malformation नहीं रहेगा, देयर इज ए नो चांस ऑफ कंजेनाइटल अनोमली, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिया देखो, अगर प्रेग्नेंट वुमन में हाइपरग्लाइसेमिया हुआ है ना, ये क्या कॉज करेगा, ये फ्री रेडिकल्स को रिलीज करेगा बॉडी में, ठीक है। बॉडी में फ्री रेडिकल्स रिलीज हो गया तो ये क्या करेगा, कंजेनाइटल अनोमली कॉज करेगा, ठीक है। इधर फीमेल में हाइपरग्लाइसेमिया कब स्टार्ट हो रहा है, मतलब आफ्टर द 24th वीक, मतलब इधर पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया है, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया कब से स्टार्ट हुआ है, 24th डे पे हाइपरग्लाइसेमिया स्टार्ट हो रहा है, मतलब विद इन 20 वीक्स में ऑलमोस्ट पूरा हमारा बॉडी ऑर्गन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपरग्लाइसेमिया स्टार्ट होगा 24th वीक में, तब प्री रेडिकल्स रिलीज होगा, बाद में फीटल को कुछ कंजेनाइटल अनोमली कॉज नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए हम देयर इज नो चांस ऑफ कंजेनाइटल अनोमली इन द जेस्टेशनल डायबिटीज, इसीलिए मैंने इधर एक लाइन मेंशन किया हूं, ऑलमोस्ट ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीटेड, ठीक है। चलो, वही ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। हाइपर ग्लाइसेमिक फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट, उधर ऐसे थी, प्रेगनेंसी से पहले महिला बिल्कुल ठीक थी, शुगर लेवल पूरा नॉर्मल था, 24 वीक का बाद में हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा था। इधर क्या हुआ है, डेफिनेशन पे ध्यान दे देना यार, हाइपरग्लाइसेमिक फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट, इधर केस उल्टा हो रहा है, पहले से ये हाइपरग्लाइसेमिया है, ऐसे फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, हाइपरग्लाइसेमिक फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट
मतलब पहले से ये हाइपरग्लाइसेमिया है, ठीक है। प्री रेडिकल्स कब कब स्टार्ट होगा? हाइपरग्लाइसेमिया, शुगर लेवल आर हाई फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से इसका शुगर लेवल हाई रहेगा, और प्री रेडिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी फर्स्ट डे से हाइपरग्लाइसेमिया पेशेंट को, इसीलिए प्री रेडिकल्स प्रेजेंट रहेगा बॉडी में, और देयर इज ए इंक्रीज रिस्क ऑफ कंजेनाइटल अनामली, ठीक है। प्री रेडिकल्स आ गया बॉडी में फर्स्ट डे से ही हाइपरग्लाइसेमिया पेशेंट को, प्री रेडिकल्स आ गया, कंजेनाइटल अनामली कॉज करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक अगर 20 वीक्स क्रॉस करता था ना, तब ऑर्गेनोजेनेसिस पूरा कंप्लीट हो जाता। अभी फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से फीमेल हाइपरग्लाइसेमिक का इधर प्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाएगा बॉडी में, और कंजेनाइटल अनामली 100% इधर कंजेनाइटल अनामली कॉज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो उसको प्रिवेंशन करना है, तो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, दैट इज द इंसुलिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज मेलाइटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज है इंसुलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो टैबलेट्स फॉर्म में आता है ना, हम वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कैन कॉज कंजेनाइटल अनामलीज, ठीक है। ठीक है, इधर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस अब आ गया इधर, कॉम्प्लिकेशंस में बहुत क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेगा? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इन इन्फेंट और डायबिटिक मदर्स। अगर कोई डायबिटिक मदर है, उसका इन्फेंट्स में कौन सा कंजेनाइटल अनामलीज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन मैंने मेंशन किया हूं, मोस्ट कॉमन सिस्टम इन्वॉल्व, मोस्ट कॉमन सिस्टम इन्वॉल्व, जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो रहे हैं ना बच्चे में, उसमें से मोस्ट कॉमन सिस्टम इन्वॉल्व दैट इज द कौन सा? कार्डियक सिस्टम इज मोस्ट कॉमन सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज ए मोस्ट कॉमन system involved in the congenital malformation of diabetic mother, ठीक है। सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व सिस्टम दैट इज द CNS। CNS में मोस्ट कॉमन congenital malformation पूछेगा, तब बोलो एनेन्सेफेलिक, दिस इज द मोस्ट कॉमन। और कार्डियक सिस्टम में मोस्ट कॉमन स्पेसिफिकली पूछेगा ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मोस्ट कॉमन क्या रहेगा पूछेगा ना, VSD बोलो, ठीक है। ठीक है, ये सब लाइन ऑलरेडी मैं कवर किया हूँ नीचे, बिल्कुल चिंता नहीं करने का। देखो, सिस्टम वाइज कॉम्प्लिकेशंस देखते जाएंगे हम। पहले है मोस्ट कॉमन सिस्टम दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सी, cardiovascular system is a most commonly involved system in the congenital malformation of diabetic mother, ठीक है। उसमें से फर्स्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, वेंट्रिकुलर सक्टल डिफेक्ट, आर्टेरियल एट्रियल सक्टल डिफेक्ट, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सक्टल हाइपरट्रोफी, ठीक है। इसी में से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, उसको लिखना। ओवरऑल मोस्ट कॉमन, ओवरऑल मोस्ट कॉमन congenital anomaly in a mother with diabetes mellitus, ठीक है। कौन सा रहेगा? वेंट्रिकल सप्टल डिफेक्ट इज ओवरऑल मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल अनामली, ठीक है। और अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा? मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल अनामली इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऐसे भी पूछेंगे ना, तब भी हमारा आंसर पहले आएगा, VSD आएगा, ठीक है। और एक मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियोवास्कुलर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन पूछेंगे ना, कंजेनाइटल अनामली पूछेंगे ना, तब होगा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और ग्रेट वेसल्स, ठीक है। ये लाइंस याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट, कौन सा सिस्टम है? सेकेंड मोस्ट कॉमन सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन द डायबिटिक मदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ए सेकेंड मोस्ट कॉमन
सिस्टम इन्वॉल्व, उनमें से मोस्ट कॉमन पूछेगा ना आपको, एनेनसेफाली इज ए मोस्ट कॉमन, और बाकी एनसेफालोसील रहेगा, मेनिंगोमाइलोसिल रहेगा, और माइक्रोसेफाली रहेगा। नेक्स्ट सिस्टम देखो इधर, नंबर 3, दैट इज अ स्केलेटल सिस्टम। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में पूछा गया है काउडल रिग्रेशन सिंड्रोम, इसको हम बोलेंगे सैक्रल एजेनेसिस। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया था। कैसे क्वेश्चन आएगा? काउडल रिग्रेशन सिंड्रोम इज ए मोस्ट स्पेसिफिक कंजेनाइटल एनोमली। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। अगर फीमेल में डायबिटीज मेलाइटस है, उसका बच्चे में मोस्ट स्पेसिफिक कंजेनाइटल अनोमली कौन सा रहेगा? वो रहेगा काउडल रिग्रेशन सिंड्रोम। अगर मोस्ट कॉमन पूछेगा ना, मोस्ट कॉमन क्या था? पीएसडी था। ठीक है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन भी यही था, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पूछेगा ना, तब भी मोस्ट कॉमन वीएसडी ही था। ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का कंजेनाइटल अनोमलीज क्या क्या रहेगा? एब्सेंट किडनीज, पॉलीसिस्टिक किडनीज, डबल यूरेटस, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में क्या रहेगा? ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, पोपेल आर्टेरिया, इम्पॉर्पोरेटेड एनस। इधर आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मोस्ट स्पेसिफिक अनामले कौन सा रहेगा इधर? मोस्ट स्पेसिफिक अनामले दैट इज द काउडल रिग्रेशन सिंड्रोम और सैक्रल एजेनेसिस। ठीक है, ये हो गया मोस्ट स्पेसिफिक। मोस्ट कॉमन कार्डियक अनामले, सुनो, मोस्ट कॉमन कार्डियक अनामले कौन सा रहेगा? पीएसडी। और क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, ओवरऑल मोस्ट कॉमन अनामली पूछेगा ना, तब भी पीएसडी रहेगा। ठीक है, चलो, ये क्या था? मोस्ट कॉमन कार्डियक अनामली। इधर पूछा हुआ है मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक अनामली। कार्डियक अनामली से, उसी में से मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा रहेगा? ये रहेगा ट्रांस पोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और ग्रेट वेसल्स। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और ग्रेट वेसल्स। ठीक है, इधर भी मेंशन किया हूं। और मैनेजमेंट क्या रहेगा? अगर कोई महिला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज मेलिटस डायग्नोस हुआ है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, मैंने पहले बताया था, इंसुलिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। क्यों? मोस्ट ऑफ oral hypoglycemic agents are cross the placenta and causing congenital anomalies. So we are using here insulin as a drug of choice. ठीक है, इंसुलिन कैसे देते हैं हम? सबक्यूटेनियसली देते हैं। ये ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी हम सबक्यूटेनियसली इंसुलिन दे रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस सबक्यूटेनियस इंसुलिन को कन्वर्ट करके आईवी इंसुलिन स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमारा मैनेजमेंट रहेगा। चलो, नेक्स्ट क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन किया हूं इधर, तो बस याद रखना है। ठीक है, मैटरनल हार्मोन्स विच डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, फर्स्ट इंसुलिन, टीएसएच, एरिथ्रोपोएटिन एंड पीआईएच एंड कैल्सिटोन। जो ये सब हार्मोन्स है ना, ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, इसीलिए हमारा इंसुलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी देखो, पहले मैं मेंशन कर रहा हूं, अगर बच्चा मोर देन 4.5 kg रहेगा ना, हमारा मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा? LSCS का। ठीक है, ये याद रखना। बाकी लेस देन 4.5 रहेगा ना, ऑलमोस्ट वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है।
लाइन देखो इधर, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कंट्रोल्ड विद डाइट। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है और डाइट से कंट्रोल है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है, ऐसे कंडीशन में मोर देन 39 वीक्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटस कंट्रोल्ड ऑन मेडिकेशंस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोज हुआ है और मेडिकेशन से कंट्रोल हो रहा है, कंटिन्यू टिल 38 टू 39 वीक्स, ठीक है। और थर्ड लाइन देखो, ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस कंट्रोल्ड ऑन इंसुलिन। ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस है और इंसुलिन से कंट्रोल है, मोर देन 37 वीक्स तक हम प्रेगनेंसी को कैरी कर सकता है। और ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड है, टर्मिनेटेड एट 34 वीक्स, ठीक है। ये हो गया आज हमारा डायबिटीज मेलाइटस इन दी प्रेगनेंसी, उसका बारे में अपन ने हर इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस किया हुआ है। और जो पॉसिबल क्वेश्चंस था, मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन किया था। और जो पैथोफिजियोलॉजी और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस क्या है और ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, टाइप 1 टाइप 2, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेरे को लगता है इससे बाहर आपको हमारा नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अच्छे से नोट्स लिख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।